हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चलेगा। पहला कर्नाटक युद्ध हमने देख लिया था, एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। और एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था, लेकिन वहाँ पे फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ था और उनकी शत्रुता अभी तक चली आ रही है। तो फ्रांस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इनकी पिछली जो शत्रुता थी, अब ये एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी तुरंत ही हो चुका है। लेकिन इसकी परिस्थितियाँ भारत में ही निर्मित थी। कहने का अर्थ यह है, जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ा गया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया में फ्रांस और अंग्रेज आमने सामने आ गए थे, इसलिए भारत में भी क्या हो गया, फ्रांस और अंग्रेज आमने सामने आ गए। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ऐसा नहीं था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो मेन कारण था, देखिए 3 कारण आपको बता देता हूँ। एक कारण तो ये है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर एक दूसरे की शक्ति को कम करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते। दूसरा कारण यहाँ पे हैदराबाद को लेके था, और तीसरा कारण यहाँ पे कर्नाटक को लेके था। तो देख लेते हैं यहाँ पे हैदराबाद में क्या स्थितियाँ हैं और यहाँ पे कर्नाटक में क्या स्थितियाँ हैं। मैप को आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। और मेरा अगर जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री के लेक्चरर के लिए, या कोई भी एग्जाम है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप राइट साइड में जरूर मैप बना दें, और लेफ्ट साइड में जो पन्ना होगा आपका, वहाँ पे हल्की फुल्की इससे रिलेटेड कहानी लिख दें, ताकि हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाए। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हैदराबाद में क्या कहानी है। देखिए, हैदराबाद में निजाम था आसफ जहाँ निजामुल मुल्क। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी है। 1748 में मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। और युद्ध देखिए किन किन के बीच में लड़ा जाएगा, देख लेते हैं। तो आसफ जहाँ निजामुल मुल्क का जो पुत्र है वो है नासिर जंग, एक पुत्र है यहाँ पे सलावत जंग, और ये है इसका पौत्र मुजफ्फर जंग। देखिए जंग 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 है तीनों में, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सलावत जंग, नासिर जंग तो पुत्र हो गए, ये हो गया पौत्र मुजफ्फर जंग। अब यहाँ पे नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त है, जबकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट किया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सलावत जंग को बिल्कुल हम किनारे रखेंगे, ये यहाँ पे उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल नहीं है। ध्यान रखना, आपको उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल नहीं। प्रश्न बन सकता है किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, ये एकदम किनारे हैं यहाँ पे। और बाद में शासन भी इसी को ही मिलेगा, निजाम इसने ही बनना है। लास्ट में जो पूरी कहानी जोड़ मोड़ के आएगी, लास्ट में निजाम सलावत जंग ही बनेगा यहाँ पे। और उत्तराधिकार का युद्ध कौन कौन लड़ रहे हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ऐसी ही कहानी कुछ कर्नाटक में है। कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, और इसके पुत्र का नाम है मोहम्मद अली। इसके पुत्र का नाम क्या है, मोहम्मद अली है। और यहाँ पे अनवरुद्दीन को अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त है। वहीं यहाँ पर एक दूसरी कड़ी है, दोस्त अली जो भूतपूर्व नवाब थे यहाँ पे, उनका दामाद है चांदा साहब, और इसको फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए उत्तराधिकार के लिए कहाँ कहाँ पे युद्ध हो रहा है, चांदा साहब के बीच में और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा। और यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। तो डुप्ले यहाँ पे बहुत कूटनीति से काम लेता है, और यहाँ पे क्या करता है, मुजफ्फर जंग के पास जाता है। मुजफ्फर जंग के पास जाता है, मुजफ्फर जंग से कहता है कि आपको हमें समर्थन देना है, चांदा साहब को हमें क्या करना है, कर्नाटक का नवाब बनाना है। मुजफ्फर जंग से क्या कह रहा है कि आपको समर्थन देना होगा, और हम यहाँ पे तीनों मिलके क्या करेंगे, कर्नाटक पे आक्रमण करेंगे। तीनों का मतलब डुप्ले, डुप्ले का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी यानी डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग, ये क्या करेंगे, कर्नाटक पे आक्रमण करेंगे हम। और कहता है कि अगर आप यहाँ पे हमें मदद करेंगे, जब हम कर्नाटक जीत जाएंगे तो उसके बाद हम हैदराबाद की तरफ बढ़ेंगे, और हैदराबाद में भी हम जीतेंगे, और फिर आपको मुजफ्फर जंग को मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, निजाम बना देंगे। ठीक ऐसा ही डुप्ले क्या करता है, चांदा साहब से कहता है कि मैंने क्या किया है, चांदा साहब से कहता है कि मैंने मुजफ्फर जंग से यहाँ पे क्या मांग ली है, मदद मांग ली है, और जब हम कर्नाटक जीत जाएंगे तो उसके बाद हम हैदराबाद में जब युद्ध लड़ेंगे तो आपको वहाँ पे सपोर्ट करना होगा मुजफ्फर जंग का। तो इस प्रकार यहाँ पे तीनों का क्या बन चुका है, गुट बन चुका है। अब इस गुट को हम इस तरीके से याद रख लेंगे आराम से। देखिए MCD, तो देखिए M से हो गया मुजफ्फर जंग, ये मुजफ्फर जंग हो गया। C से चांदा साहब हो गया, ये चांदा साहब हो गए। D से डुप्ले याद रखना, ठीक है, D से क्या, डुप्ले याद रखना। डुप्ले का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए डुप्ले D ही लिखा मैंने। MCF भी लिख सकता था, फ्रांसीसी कंपनी, लेकिन डुप्ले ही हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, इनका एक गुट बन चुका है तीनों लोगों का। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ये क्या करेंगे, कर्नाटक पे आक्रमण करने की प्लानिंग बना रहे तीनों के तीनों। कौन, चांदा साहब हो गए, और मुजफ्फर जंग हो गए, और डुप्ले हो गए। तो ये कर्नाटक पे आक्रमण के लिए जाएंगे, और
तमिलनाडु का एक शहर है अंबूर, इसके पास में, यानी कि अंबूर में ही ये युद्ध लड़ा जाएगा। अंबूर में युद्ध लड़ा गया 3 अगस्त 1749 को। किन किन के बीच में लड़ा गया? अनवरुद्दीन और एमसीडी, ध्यान रखेंगे, अनवरुद्दीन और एमसीडी। अनवरुद्दीन और एमसीडी, अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का कर्नाटक का नवाब है। और एमसीडी में कौन कौन हो गए? मुजफ्फर जंग, सी से चांदा साहब और डी से डुप्ले। तो अंबूर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? तो अंबूर के युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये युद्ध 3 अगस्त 1749 को यहाँ पे लड़ा गया। देखिए अंबूर क्या है? तमिलनाडु का एक शहर है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में पड़ता है और पलार नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? पलार नदी के किनारे। थोड़ा लोकेशन में हमें ध्यान रखनी है। अंबूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया 3 अगस्त 1749 को। अब इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली के दुर्ग में भाग जाता है क्योंकि उसके पिता की इसमें हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अनवरुद्दीन को यहाँ पे मार देते हैं। कौन? इनकी सेना क्या करती है? अनवरुद्दीन को मार देती है और मोहम्मद अली यहाँ से त्रिचनापल्ली के दुर्ग में भाग जाता है। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली कहाँ पहुँच चुका है? त्रिचनापल्ली के दुर्ग में पहुँच चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था? अंबूर के युद्ध का क्या है संबंध? किस युद्ध से है? प्रथम कर्नाटक युद्ध से, द्वितीय से है? तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे अंबूर का युद्ध इन्होंने जीत लिया है कि इन्होंने एमसीडी यानी कि मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले ने। तो अब कर्नाटक किसके पास आ गया? फ्रांसीसियों के पास आ गया। तो यहाँ पे किसको वादा किया था राजा बनाने का? तो चांदा साहब को। तो चांदा साहब को यहाँ का क्या बना दिया? नवाब घोषित कर दिया गया। तो कर्नाटक अब चांदा साहब के पास आ चुका है, यानी कि फ्रांसीसियों के पास आ चुका है। सभी अपने हित के लिए जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसियों को कोई चांदा साहब से सहानुभूति थी। कहीं ना कहीं सबके क्या थे? अपने निजी हित शामिल थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? भारतीय राजाओं को सपोर्ट देना यहाँ पे प्रारंभ किया। अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए कर्नाटक में कौन आ चुके हैं? चांदा साहब आ चुके हैं। कर्नाटक की कहानी हमारी समाप्त हो चुकी है। अच्छे से समझना आपको इसको, क्योंकि देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में इतनी दिक्कत नहीं थी। सेकंड कर्नाटक युद्ध में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत आक्रमण हो रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई मर जा रहा है, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा आप। तो कर्नाटक में अब कौन आ चुका है? चांदा साहब आ चुके हैं। अब जब कर्नाटक में चांदा साहब आ चुके हैं तो अंग्रेजों को लग गया कि भैया अब क्या हो गया है? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बढ़ चुका है। जब फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बढ़ चुका है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कर्नाटक पे आक्रमण करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं? नासिर जंग को कहते हैं कि आप क्या कीजिए? कर्नाटक पे आक्रमण कीजिए ताकि हम फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम कर सकें। तो 1750 ईस्वी में यहाँ पे कर्नाटक पे ये आक्रमण कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा त्रिचनापल्ली के दुर्ग में कौन है? मोहम्मद अली है। इसका घेरा बाद में चांदा साहब देंगे, मैंने लिखा हुआ है, ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगा। तो 1750 में चल रहे हैं अभी हम। कहाँ पे? 1750 ये आक्रमण यहाँ पे हो चुका है। इस आक्रमण को अच्छे से समझ लेते हैं। 1750 ईस्वी में देखिए एमसीडी फिर वही गुट है। देखिए मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले। 1750 में नासिर जंग और अंग्रेजों ने क्या किया? कर्नाटक पे यहाँ पे आक्रमण कर दिया। इस कर्नाटक पे आक्रमण के समय जो ये मुजफ्फर जंग है इसको बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जो डुप्ले है वो चालाकी से क्या करता है? नासिर जंग के जो अधिकारी हैं, नासिर जंग के अधिकारियों को अपने साथ मिला लेता है। चालाकी का मतलब सीधे सीधे ही है यार, कूटनीति, राजनीति, जो जितने भी शब्द यहाँ पे मैं मानता हूँ कि देखिए पैसे दे दिया उसको, इनके अधिकारियों को, या पद का लालच दे दिया, पैसा दे दिया और उसके अधिकारियों को क्या कर लिया? अपने साथ मिला लिया। और उन्होंने ही नासिर जंग की फिर हत्या कर दी। तो नासिर जंग की हत्या किसने की? उन्हीं के अधिकारियों ने क्या कर दी? नासिर जंग की हत्या कर दी। देखिए नासिर जंग मर चुका है। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजों का पलड़ा क्या हो चुका है? और कमज़ोर हो गया है, क्योंकि देखिए पहले तो कर्नाटक वाला जो हमने पढ़ा, कर्नाटक में चांदा साहब जीत चुके हैं और यहाँ पे भी अब नासिर जंग क्या हो चुका है? मारा जा चुका है। अब हैदराबाद का निज़ाम किसको घोषित कर दिया गया? मुजफ्फर जंग को यहाँ पे घोषित कर दिया गया हैदराबाद का निज़ाम। और इसके बाद फ्रांसी जो सेनापति है, एक बुस्सी रहता है यहाँ पे, वो मुजफ्फर जंग के साथ भेजा जाता है कि आप जाइए, इनको वहाँ पे क्या कीजिए? राजा बनाइए, निजाम बनाइए। लेकिन रास्ते में ही पठानों द्वारा मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि बुस्सी ने ही मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी, क्योंकि वो फ्रांसीसी कंपनियों की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, अपने मन मुताबिक शासन करना चाहता था, इसलिए बुस्सी ने ही मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। लेकिन अधिकांश किताबों में पठानों द्वारा ही यहाँ पे जिक्र किया गया कि मुजफ्फर जंग की हत्या की गई है। अब यहाँ पे देखिए मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई है, नासिर जंग भी क्या हो, मर चुका है। अब निजाम का दूसरा बेटा सलावत जंग को यहाँ पे हैदराबाद का निजाम बनाया गया। देखिए जो शुरू में मैंने जिक्र किया था, जो एकदम अलग था, सलावत जंग, ठीक है, ये सलावत जंग मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जो एकदम अलग था, जो उत्तराधिकार के युद्ध के लिए यहाँ पे नहीं लड़ रहा था,
तो उसको यहाँ पे क्या बना दिया गया, अब निज़ाम बना दिया गया। तो यहाँ पे हैदराबाद का कौन बन गया है, निज़ाम सलावत जंग। ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हैदराबाद का निज़ाम फिर किसको बनाया गया जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, तो सलावत जंग को यहाँ पे निज़ाम बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे हैदराबाद में भी क्या हो चुका है, फ्रांसीसी प्रभुत्व हो चुका है। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभुत्व हो चुका है। कर्नाटक भी पहले यहाँ पे चांदा साहब जीत ही चुके हैं। तो दोनों कड़ियाँ हमारी अब क्लियर हो चुकी है। अब कौन बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से। हैदराबाद का निज़ाम बन चुका है सलावत जंग, और यहाँ पे कर्नाटक का बन चुका है कौन, चांदा साहब। अब यहाँ पे अनवरुद्दीन की भी मृत्यु हो चुकी है। बचा कौन यहाँ पे, फिर मोहम्मद अली बचा है। यहाँ पे मोहम्मद अली कहाँ बचा है, तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में छुपा हुआ है। तो मोहम्मद अली को कौन सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो अब मोहम्मद अली पे आ जाते हैं। ये लास्ट कड़ी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए तिरुचिरापल्ली का घेरा, यहाँ पे मोहम्मद अली है, और तिरुचिरापल्ली में क्या है, चांदा साहब ने मोहम्मद अली को घेर रखा है। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों के पास क्या था, एक ही ऑप्शन था कि अब हम क्या करें, मोहम्मद अली को सपोर्ट करें, क्योंकि यही एक कड़ी बची है जो अंग्रेज़ों को बचा सकती थी। खुद तो राजा नहीं बन सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मोहम्मद अली को सपोर्ट दिया, यहाँ पे सहायता दी, और एक सेना यहाँ पे सहायता के लिए भेज दी। चांदा साहब ने यहाँ पे तिरुचिरापल्ली का घेरा पहले से कर रखा है। फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पे एक चांदा साहब के लिए एक सेना भेज दी, ताकि क्या हो, यहाँ से मोहम्मद अली को यहाँ पे हम जिंदा ना जाने दें यहाँ से। तो अंग्रेजों ने भी सपोर्ट कर रहे हैं, चांदा साहब भी यहाँ पे लगे हैं, फ्रांसीसी भी लगे हैं, तो सब तिरुचिरापल्ली के घेरे में व्यस्त हैं। इसी समय एक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे एक चालाकी चलता है। कर्नाटक की जो राजधानी है अर्काट, तो रॉबर्ट क्लाइव एक प्लान बनाता है कि अब हमें क्या करना है, अर्काट पे आक्रमण करना है, ताकि हम तिरुचिरापल्ली के घेरे से फ्रांसीसियों का ध्यान भटका सकें, ठीक है, और वहाँ से फिर हम मोहम्मद अली को निकाल सकें। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा, सैंडर्स जो अंग्रेज गवर्नर था, कि आप जाइए और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे आक्रमण कीजिए। और इनके साथ किसने दिया, मुरारी राव ने दिया, जो कि एक मराठा सरदार थे। तो यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में, सैंडर्स जो कि अंग्रेज गवर्नर है। जैसे ही ये खबर चांदा साहब को मिली कि यहाँ पे अर्काट पे अंग्रेजों का आक्रमण हो गया, तो चांदा साहब ने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, कहाँ, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे आक्रमण के लिए, कि आप जाओ वहाँ और अंग्रेजों से युद्ध लड़ो। यहाँ पे 53 दिनों तक रॉबर्ट क्लाइव भूखा प्यासा रह के युद्ध लड़ता है। 53 दिनों तक यहाँ पे युद्ध लड़ता है, और उसकी मदद करने के लिए आता है अंग्रेज लॉरेंस। लॉरेंस की सहायता से फिर क्या होता है, यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे अंग्रेजों की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। यहाँ पे रजा खां हार जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब यहाँ पे हार जाता है तो इसके बाद अंग्रेज लोग क्या करते हैं, क्लाइव व लॉरेंस क्या करते हैं, चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को 1751 में तिरुचिरापल्ली में हरा देते हैं। फिर यहाँ तिरुचिरापल्ली में आक्रमण किया, यहाँ पे चांदा साहब हैं, और एक फ्रांसीसी कमांडर था लॉ, उसको भी हरा दिया, और तिरुचिरापल्ली भी यहाँ पे जीत लिया। और मोहम्मद अली को फिर यहाँ पे कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो लास्ट में देखिए क्या निष्कर्ष निकला, कर्नाटक का नवाब कौन बना, मोहम्मद अली बना, यानी कर्नाटक पे अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। फिर अंग्रेजों का मतलब जो अंग्रेज जिसको चाहते थे वो यहाँ पे नवाब बन जाता है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में कौन बना, सलावत जंग बना, तो वहाँ पे फ्रांसीसियों का प्रभुत्व है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कर्नाटक का नवाब बन गया। जैसे यहाँ पे घटना घटित होती है तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो डुप्ले की जो कूटनीति से परेशान हो चुकी थी, और 1754 में उसे वापस फ्रांस बुला दिया गया। और इसका जो उत्तराधिकारी बन के आया, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू यहाँ पे उत्तराधिकारी बन के आया। अब जैसे ही यहाँ पे चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू यहाँ पे आएगा, वो तुरंत संधि कर लेगा, वो यहाँ पे युद्धों को आगे नहीं बढ़ाएगा और संधि कर लेगा, और पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो 1755 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी में संधि होती है, और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के अनुसार क्या होता है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी दोनों कंपनियों ने विश्वास दिलाया कि वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस भी कर दिया, और साथ ही साथ दोनों कंपनियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय राजाओं द्वारा जो उपाधियां दी गई थी उनको त्यागने का भी आश्वासन दे दिया। देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार की संधि पे हस्ताक्षर किए गोडेह्यू ने, तो यहाँ पे इस संधि की उसने आलोचना करी, किसने, डुप्ले ने आलोचना करी, और कहा कि गोडेह्यू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गोडेह्यू ने क्या किया, अपने देश की आज़ादी और बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए। तो इंपॉर्टेंट कथन है, अगर अच्छा एग्जाम होगा तो वहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे गोडेह्यू ने जब यहाँ पे संधि पे क्या कर दिए, साइन कर दिए, तो डुप्ले ने जब स्टेटमेंट दिया, क्योंकि डुप्ले तो क्या करता था, राजनीति कूटनीति में इन चीज़ों में संलग्न रहता था, और डुप्ले प्रथम यूरोपीय भी था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो इसलिए उसने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया।
तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इतना ही। प्रथम कर्नाटक युद्ध से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, इधर से उधर राजा भाग रहे हैं, कोई मर रहा है, बहुत सारी फैक्ट इसमें निकल के आते हैं। तो अच्छे से आप मैप बना लीजिएगा और इससे रिलेटेड हल्की फुल्की कहानी अपने बाएं पन्ने पे लिख दीजिएगा, ताकि दोबारा आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध ना पढ़ना पड़े। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।